गुड इवनिंग फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं। आज इंटरनेट का प्रॉब्लम हो रहा है पर आई होप कि हो जाएगा। मैंने सोचा कि आज नए साल की पहली मीटिंग है तो शुरू कर देंगे टाइम सर पर। कोई बात नहीं। पहले तो सबको नए साल की शुभकामनाएं और नए साल में हम बहुत प्रगति करें आध्यात्मिक मार्ग पर और हर एक क्षेत्र में हमारी प्रगति हो। और ये हम जो प्रयत्न कर रहे हैं आध्यात्मिक मार्ग पर चलने का, तो तंवरिया जी कहते हैं कि भाई आप इस मार्ग पर चलने के लिए कोई दबाव नहीं है, कोई कंपल्सन नहीं है। जिस दिन आपके अंदर से उठता है कि मुझे आध्यात्मिक मार्ग पर जाना है तो ही आपको इस मार्ग के ऊपर चलना चाहिए और उसका अभ्यास करना चाहिए। वरना कुछ सुनी सुनाई बातों से कुछ करने का प्रयत्न करोगे तो ज़्यादा समय हो नहीं पाएगा। तो पहले तो हमें अंदर देखना है कि हमारी कितना इंटरेस्ट है आध्यात्म के लिए, और फिर जो समझ में आए, जो मार्ग हमें पसंद आए, जो हमें समझ में आए उसका हम फॉलो कर सकते हैं। तो एक खास समझना है। पर अध्यात्म की शुरुआत कब और कैसे हो सकती है वो तो बहुत कहना मुश्किल है। पर एक महात्मा को किसी ने पूछा था कि भाई व्यक्ति अंदर कब जा सकती है, कैसे जा सकती है, तो उन्होंने तो अपने अनुभव से बताया था कि देखो भाई, मेरे हिसाब से और मेरे अनुभव से तो दुख ही ऐसी चीज़ है कि व्यक्ति को अंदर ले जाती है। क्योंकि जब दुख आता है तो व्यक्ति का संसार के प्रति जो आसक्ति है वो कम होती जाती है और फिर उसको होता है कि भाई ये कुछ और भी चीज़ होनी चाहिए संसार के अलावा, इसके ऊपर किस तरह उठे, और फिर वो ढूंढता रहता है और उसको फिर एक ना एक दिन मार्ग मिल जाता है। तो सुख दुख तो जीवन में आते रहते हैं, पर इसका हमें उपयोग करना है और ऊपर उठना है और समता को भी धारण करना है। दूसरी बात तंवरिया जी जागृति बारे में करते थे कि अगर निश्चित मात्रा में हम जागृति को डेवलप कर सकते हैं तो हम दुख से ऊपर उठ सकते हैं। और हमने लास्ट टाइम भी देखा था कि 3 जागृति की स्थिति बताई थी। एक सिंपल विक अवेयरनेस, दूसरी सेल्फ अवेयरनेस और तीसरी जो है वो इससे भी ऊपर अवेकनेस। तो सामान्य जो हमारा जीवन सिंपल अवेयरनेस से जीता है तो कम से कम हम सेल्फ अवेयरनेस तक तो जाए और सेल्फ अवेयरनेस से जीने का प्रयत्न करें। इतना हम कर सकते हैं और इसके आगे फिर अवेकनेस या उत्थित की स्थिति, पूर्ण रूप से जागृति की स्थिति भी बन सकती है। और आज जो हम चेतना की निम्न स्थिति से जीते हैं तो हमारी चेतना को भी ऊपर उठाना है और जो शुद्ध चेतना है वहाँ तक जाना है और उसके साथ में जीना है। तो ये भी हम चेतना के बारे में तो हर बार बात करते हैं। तो ये हमारा एक लक्ष्य इस नए साल में होना चाहिए कि कम से कम सिंपल अवेयरनेस से सेल्फ अवेयरनेस तक और इससे भी ऊपर हम जा सकें। तो यही हमारा लक्ष्य हो और यही शुभकामना है कि हम कुछ प्रयत्न करें। अब डिस्कोर्सिस 3 पढ़ते हैं। लास्ट टाइम से हमने री एजुकेशन ऑफ द थिंकिंग इंस्ट्रूमेंट पार्ट 3 स्टार्ट किया था, आधा पेज पढ़ा था। जेरोक्स के अंदर 30 नंबर का 30 पेज नंबर 30 है और उसमें हमने लास्ट में ये गीता का कोटेशन देखा था। बेसिकली इसमें ये शुरुआत में ये इच्छा के ऊपर ये पूरा पेपर है और इच्छा किस तरह उत्पन्न होती है और वो
एक साधक को जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि हमारा संघर्ष होता है इच्छा के सामने। बार बार अनेक प्रकार की इच्छा उत्पन्न होती रहती है। तो इच्छा को किस तरह काबू में किया जाए, या इसको पहले तो समझना चाहिए इच्छा क्या है और इससे ऊपर किस तरह उठ सकते हैं। तो इच्छा कैसे उत्पन्न होती है उसकी मेथड यहाँ उन्होंने बताई थी। और इसमें जैसे अग्नि किस तरह उत्पन्न होता है तो उसके अंदर जो प्रोसेस है, या फिर एक बच्चा किस तरह पैदा होता है तो उसकी जो प्रोसेस है, वही इच्छा के लिए भी इसी तरह इच्छा भी उत्पन्न होती है। इस तरह उन्होंने बताया था। अब आगे पढ़ते हैं। पेज नंबर 30 का लास्ट पैराग्राफ जो है वो हम देखते हैं। He had been very precise. He, however, uses the language of his time in our today's language that can be understood by us as the object of sense or impulse entering our body-brain system from object and people around us, and we denote such impulses as incoming impulses, and these by themselves do not create desire. तो यहाँ जो भगवान श्री कृष्ण ने जो अर्जुन को जवाब दिया था ऊपर कि भाई कौन सी चीज़ ऐसी है कि जो मनुष्यों के पाप कर्म के प्रति खींच के ले जाती है, तो उसके जवाब में फिर उन्होंने ये बताया था कि ऑब्जेक्ट ऑफ सेंस, वहाँ उन्होंने कहा था कि जब व्हेन ए मैन ड्वेल्स ऑन द ऑब्जेक्ट ऑफ सेंस, तो जो विषयों का जो पदार्थ है उसके अंदर व्यक्ति जब डूबता है, खींच जाता है, उसकी आसक्ति होती है, तो फिर उसके अंदर एक जो आकर्षण उत्पन्न होता है उसको डिज़ायर कहा जाता है। तो यहाँ फिर तावड़िया जी कहते हैं कि उनका जो आंसर है वो एकदम प्रिसाइज निश्चित रूप में वो बताते हैं इस तरह की। पर उनके ज़माने की ये भाषा है कि जिसके अंदर ऑब्जेक्ट ऑफ सेंसिस वगैरह जो और ड्वेल शब्द का यूज़ किया है। तो तावड़िया जी अपने मॉडर्न लैंग्वेज में या तावड़िया जी की सिस्टम में उसको किस तरह समझना है वो यहाँ बताते हैं कि जो इम्पल्सिस हमारे अंदर आते हैं, हम इम्पल्सिस तो जानते हैं कि पांचों इंद्रिय द्वारा जो कोई ऑब्जेक्ट बाहर होते हैं, हमारे आजू बाजू व्यक्ति या वस्तु या कुछ भी होता है, उसमें से जो तन्मात्राएं आती है और वो इम्पल्सिस है, उसको गीता के अंदर ऑब्जेक्ट ऑफ सेंस कहा है। तो जो विषयों का प्रोडक्ट, मतलब बाहर कोई भी प्रोडक्ट है, हम कुछ भी देखते हैं तो बाहर इंद्रियों का प्रोडक्ट हो गया, वो विषय का प्रोडक्ट हो गया और वो हमारे अंदर आता है। और फिर जब इतना होता है कि खाली इनकमिंग इम्पल्स अंदर आता है तो इच्छा उत्पन्न नहीं हो जाती है, उसके आगे भी फिर आगे प्रोसेस होनी जरूरी होती है। इसलिए फिर आगे कहते हैं, बट ही सेज व्हेन ए मैन ड्वेल्स, इट मीन्स इन आवर लैंग्वेज व्हेन वन इनकमिंग इम्पल्सिस from object and persons around us enter our body brain system and draw out two near identical memory patterns from the memory pool in the rear brain and create recognition together the reach the registration area। तो यहाँ जो गीता के अंदर जो द्वैल शब्द यूज किया है, मतलब कि जो उसके अंदर एक आसक्ति उत्पन्न होती है या उसमें डूबता है, विषयों के पदार्थ के अंदर व्यक्ति डूबती है, तो वो चीज़ जो है आइडेंटिकल मेमोरी पैटर्न है। तो वही बात हमें समझ में आती है कि स्मृति जो है वो स्मृति हमें बार बार विषयों के प्रति खींचती है और फिर विषयों का पदार्थ का जो तन्मात्रा अंदर आई और उसकी जो स्मृति पड़ी है, दोनों मिलके फिर एक रिकग्निशन होती है, पहचान होती है कि ये चीज़ क्या है, और वो चीज़ रजिस्ट्रेशन एरिया में फिर आगे जाती है और फिर वहाँ एक डिजायर उत्पन्न होती है। रिकग्निशन कैन हैव द क्वालिटी ऑफ बीइंग पेनफुल और प्लेजरेबल, थस टू वाइटल थिंग्स नीडेड वी हैव असर्टेन। तो पहचान हो गई और उसके बाद में फिर आगे जाके विचार बनते हैं। तो विचार जब बनते हैं तो विचार या तो पेनफुल होते हैं या प्लेजरेबल होते हैं। वो हमने योग सूत्र के अंदर भी देखा था कि वृत्ति जो बनती है, चाहे वो
पेनफुल होती है या प्लेजरेबल होती है। तो ये इस तरह हमारे अंदर जो विचार बनते हैं, मतलब कि अब इच्छा का जन्म हो गया और इच्छा का जन्म हुआ इसीलिए फिर वो पेनफुल भी हो सकता है या प्लेजरेबल भी हो सकता है वो चीज़। Based on this, we shall apply the same method or process and see how it all happens. That is, trace how desire is born. तो जो प्रोसेस उन्होंने बताई थी, अग्नि किस तरह उत्पन्न होता है या एक बच्चा किस तरह उत्पन्न होता है, वही प्रोसेस यहाँ डिज़ायर किस तरह उत्पन्न होता है उसके बारे में भी हम वो देख सकते हैं, उसको ट्रेस कर सकते हैं। इसमें ए two things are needed. One, object of sense, that is incoming impulses, and two, near identical memory patterns. Then only one can dwell on the objects of sense. तो ये दो चीज़ों की ज़रूरत है। एक जो है वो विषयों का पदार्थ जिसको कहते हैं या हमारी भाषा में इनकमिंग इम्पल्स कहते हैं, और दूसरा आइडेंटिकल मेमोरी पैटर्न, मतलब उसके मुताबिक की जो अंदर स्मृति पड़ी है वो बाहर आती है, दोनों का मिलन होता है और वो जो होता है वहाँ वो फिर उसको ऑब्जेक्ट ऑफ सेंस का अनुभव होता है या उसके अंदर वो फिर डूबता है, वहाँ एक इच्छा उत्पन्न हो जाती है। बी, प्रोसेस ऑफ मेथड, इट इज सेम, इट इज फ्रिक्शन, इट इज इम्पोर्टेंट। तो जैसे दिस इज इम्पोर्टेंट, जैसे कि अग्नि के अंदर उन्होंने बताया था कि भाई दो चीज़ का घर्षण होता है तो फिर अग्नि उत्पन्न होता है, या तो मैच बॉक्स से आप अग्नि जला सकते हो या पहले के ज़माने में दो पत्थर घिस के अग्नि जला सकते थे। तो फ्रिक्शन, घर्षण होना जरूरी है। जब घर्षण होता है तो ये पहली शर्त या पहली प्रोसेस ये है कि फ्रिक्शन करना पड़ता है। दूसरी फिर इसके आगे कैचिंग मटेरियल टू गिव बॉडी टू स्पार्क टू सस्टेन इट मोटिव। तो जो कैचिंग मटेरियल में हम अगर अग्नि की बात करते हैं तो कैचिंग मटेरियल में हम जो सीधे सीधे कोई वस्तु जल नहीं जाती है, उसके लिए फिर हमें कुछ कैचिंग मटेरियल चाहिए। जैसे कि कुछ जलाना है तो हम सूखे पत्ते वगैरह इकट्ठा करते हैं और उसके बाद में फिर लकड़ी वगैरह जो बड़ी चीज़ है वो फिर जलने चालू होती है, तो वो कैचिंग मटेरियल है। या फिर जो बच्चा पैदा होता है तो वो कंसेप्शन के अंदर जो पहले मास्टर सेल बनता है उसको कैचिंग मटेरियल कहा जाता है, कि जिसको एक स्पार्क होता है और वो उसको पकड़ के रखना पड़ता है, तो फिर वो चीज़ मास्टर सेल में से फिर अनेक सेल्स बनते हैं और धीरे धीरे करके बॉडी निर्माण होता है। तो ये उसका होता एक है, वहाँ एक मोटिव है इस तरह का कैचिंग मटेरियल को ये पकड़ के रखने का। और माँ बाप का अपना भी एक मोटिव होता है, बच्चा पैदा करने की एक इच्छा होती है तो वो भी एक मोटिव हो जाता है। डी, द रिजल्ट डिजायर, दिस इज लेटर ट्रांसलेटेड इनटू एक्शन इन थॉट, वर्ड और डीड। तो जो अंदर फिर एक इच्छा उत्पन्न होती है, वही इच्छा को फिर हम कुछ एक्शन में ये करते हैं, मतलब इच्छा की पूर्ति के लिए हम कुछ काम करते हैं, कुछ करते हैं और इच्छा को पूर्ण करने का प्रयत्न करते हैं, तो वो इसका रिजल्ट होता है। द स्पार्क ऑलवेज इज नॉन फिजिकल एंड नॉन मटेरियल, ओनली आफ्टर इट इज क्लोथ्ड इन ए बॉडी what we call the catching material, that will mean its existence, but the essence, that is spark, is not seen. तो अगर बच्चे की प्रक्रिया की जन्म के अंदर हम देखते हैं तो जो पहला स्पार्क होता है वो जो एक फ्रिक्शन होता है, उसके बाद में मास्टर सेल डेवलप होता है, तो वहाँ वो चीज़ जो बनती है तो पहले वो एक नॉन फिजिकल और नॉन मटेरियल के रूप में वो चीज़ डेवलप होती है। वो वहाँ कैसे क्या होता है तो वो कोई नहीं जानता है, एक वहाँ कोई प्रोसेस होती है और इस तरह फिर आगे की प्रक्रिया चालू रहती है। तो उसके बाद में कैचिंग मटेरियल मास्टर सेल यहाँ उन्होंने बताया है।
और वो मास्टर सेल की प्रोसेस से हम जानते हैं कि एक में से अनेक सेल्स बनते हैं और फिर बच्चे का शरीर धीरे 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 करके 9 महीने तक डेवलप होता रहता है। तो कैचिंग मटेरियल जो है वो यहाँ मास्टर सेल है, ये उन्होंने बताया। पर ये जो स्पार्क है वो कुछ दिखाई नहीं देता है, या उसका कुछ हमें ये हम उसको समझ नहीं सकते कि वो एक्चुअली स्पार्क क्या है। पर यहाँ आगे बताते हैं, दिस स्पार्क इन द ह्यूमन बीइंग इज डिस्क्रिमिनेशन, बट डिस्क्रिमिनेशन दैट इज नॉट वर्बल और डायलॉग। तो स्पार्क को वो एक प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन कहते हैं कि एक प्रकार का विवेक कह सकते हैं कि एक प्रकार का विवेक उसके अंदर आता है। पर वो एक या कहे कि एक बच्चा पैदा करने की इच्छा अंदर उत्पन्न होती है, तो वो भी एक विवेक है, पर वो कोई वर्बल या उसका कोई डायलॉग नहीं होता है, मतलब शाब्दिक रूप में या संवाद के रूप में वो चीज़ होती नहीं है। इट इज डिस्क्रिमिनेशन दैट इज नॉन डिस्क्रिमिनेशन ऑफ विजडम, दैट इज ट्रांसेंडेंस। दिस इज the moment of transcendence. This is a tantric method also, but the catching material of the computerized organism is the master cell originally, but subsequently the organism computerized organism. तो जो मास्टर सेल्स है उससे ही फिर पूरा कंप्यूटराइज ऑर्गेनिज्म या जिसको हम देह तंत्र कहते हैं वो होता है। और यहाँ कहा है कि डिस्क्रिमिनेशन दैट इज नॉन डिस्क्रिप्शन ऑफ विजडम दैट इज ट्रांसेंडेंस। तो ये एक विवेक है, पर प्रज्ञा का ये विवेक नहीं है। ये जो ट्रांसेंडेंस है, आत्म तत्व है, उसका एक अपना विवेक है। मतलब कि आत्मा तत्व की एक होता है क्या कि जैसे तावड़े जी कहते थे कि जब स्त्री पुरुष का मिलन होता है तो अब आत्मा अपनी एक प्रिंट वहाँ छोड़ता है। मतलब कि जो आत्मा को इस जन्म लेना है इस घर के अंदर या ये माँ बाप के पास में, तो वो जब ये प्रोसेस होती है तो आत्मा तो कहीं पर है, दूर पर है, पर उस मोमेंट के अंदर अगर उसको लगता है कि मुझे ये घर में जन्म लेना है, तो पहली क्षण के अंदर ही वहाँ वो एक अपनी इम्प्रिंट छोड़ देते हैं। उसको शायद वो स्पार्क कहते हैं। तो यहाँ प्रिंट की बात नहीं की है, पर दूसरी जगह पर उन्होंने ये बताया है कि आत्मा अपनी प्रिंट छोड़ देता है। मतलब एक प्रकार का बुकिंग हो गया आत्मा का कि भाई ये बाद में मेरा शरीर बनेगा और उसके अंदर फिर मैं इसके अंदर रहूँगा और जो मेरा विकास है वो इसमें हो सकेगा। तो इस प्रकार की बात यहाँ कुछ वो करना चाहते हैं। पर फिर बाद में ये तो एकदम शुरुआत की बात है कंसेप्शन के पॉइंट के ऊपर। फिर बाद में मास्टर सेल डेवलप होता है और फिर कंप्यूटराइज ऑर्गेनिज्म या देह तंत्र फिर बनता है लास्ट में। जस्ट एज हीट इज द एसेंस ऑफ द स्पार्क ऑफ फायर, सो इज ट्रांसेंडेंस द एसेंस ऑफ द स्पार्क इन द ह्यूमन बीइंग। अगेन आई से द कैचिंग मटेरियल दैट क्लोथ्स इज द कंप्यूटराइज ऑर्गेनिज्म अल्टीमेटली। तो ये बात तो ऊपर आ गई है कि क्लॉथिंग कैचिंग मटेरियल मतलब मास्टर सेल से वही आगे जाके कंप्यूटराइज ऑर्गेनिज्म बनता है। और जिस तरह अग्नि के अंदर एक हीट होती है वो उसका एसेंस ऑफ स्पार्क होता है, इसी तरह ये जो बच्चे का जन्म होता है उसके अंदर ट्रांसेंडेंस जो है वो उसका एसेंस ऑफ स्पार्क के रूप में वहाँ व्यक्ति के अंदर होता है। तो प्रक्रिया है वो तो सेम है, इस तरह वो बताने का प्रयत्न कर रहे हैं। बट ए रिलेशनशिप ऑट टू बी एग्जिस्टिंग एंड कंटिन्यूस बिटवीन द स्पार्क एंड द कैचिंग मटेरियल दैट क्लोथ्स, otherwise no catching material is needed if there be no relationship, for relationship means purpose। अब यहाँ जो शरीर और आत्मा के बीच में जो संबंध होनी चाहिए और यह उसका हेतु है। मतलब कि जो शरीर आने वाला है वो आत्मा के लिए है
तो आत्मा और शरीर का एक रिलेशनशिप होती है। अगर वहाँ कोई मोटिव नहीं है, वहाँ कोई हेतु नहीं है यहाँ ये रिलेशनशिप का, तो फिर ये शरीर का कोई मतलब भी नहीं है या जरूर भी नहीं। मतलब कि आत्मा चाहता है कि वो जब जन्म लेना है उसको यहाँ पृथ्वी पर, तो वो इस तरह कोई कपल को पसंद करता है और वहाँ फिर वो एक अपना एक प्रिंट छोड़ता है या अपना एक बुकिंग वहाँ कर देता है कि भाई मुझे यहाँ ये जन्म लेना है। तो ये इस तरह वहाँ इसका एक आने वाला बच्चा जो है, वो जो शरीर बन रहा है उसके साथ उसका एक रिलेशनशिप हो गया। अब आत्मा को आना ही नहीं है तो फिर वो शरीर का कोई मतलब नहीं। इसलिए तारे जी स्टिल बॉर्न जो बच्चे होते हैं, मतलब कि जन्म के साथ में ही बच्चे मर जाते हैं, तो उसमें वही कहते हैं कि बच्चा तो बाहर आया पर आत्मा उसके अंदर एंटर नहीं हो पाया। तो ये जो शरीर जो है वो आत्मा के लिए है। अगर आत्मा ही उसके अंदर एंटर नहीं हो पाता है किसी कारण और आत्मा लौट जाता है, तो फिर वो शरीर जो है वो जिंदा रह नहीं सकता है। तो ये बात यहाँ वो कुछ कहना चाहते हैं। The spark and the catching material that clothes is the thought picture. Desire is not the catching material, but we can always go from one step to another, and the additional step is desire. So the original catching material is the micro thought picture series motive. तो इच्छा जो है वो कैचिंग मटेरियल नहीं है। वो तो हमने देखा कि कैचिंग मटेरियल तो मास्टर सेल होता है, इच्छा नहीं है। या हमारे अंदर जो कोई आइडेंटिकल मेमोरी पैटर्न वो ये मिलते हैं, उसके बाद में इच्छा तो पैदा होती है। पर यहाँ जो थॉट पिक्चर सीरीज यहाँ उन्होंने इसका उपयोग किया है कि कैचिंग मटेरियल क्या है कि माइक्रो थॉट पिक्चर सीरीज है। तो जब अंदर रिकग्नाइजेशन होता है और फिर एक पिक्चर की अंदर विचारों की सीरीज बनती है। अब यहाँ थॉट पिक्चर होते हैं, थॉट नहीं है। थॉट और थॉट पिक्चर के अंदर फर्क है। थॉट पिक्चर के अंदर एक प्रकार का पिक्चर दिखाई देता है। जैसे कि आप ड्रीम बॉडी का अभ्यास करते हैं या अनुभव करते हैं, तो ड्रीम बॉडी के अंदर आपको पिक्चर दिखाई देते हैं। वहाँ एक ड्रीम क्रिएट होता है पर ड्रीम के अंदर पिक्चर्स होते हैं, वहाँ कोई शब्द नहीं होता है। तो थॉट अलग चीज़ है। थॉट के अंदर हमेशा शब्द होते हैं, थॉट पिक्चर के अंदर शब्द नहीं होते, खाली पिक्चर होते हैं। तो कैचिंग मटेरियल वो जो है वो उसको कहते हैं कि थॉट पिक्चर जो है माइक्रो एकदम सूक्ष्म स्तर के, वो कैचिंग मटेरियल है। और वो इसका मोटिव भी उसका यही है। This thought picture series can remain so and can change from one drift to another, and we can live our normal life if we do not let the virgin catching material to degenerate into desire. Desire means an inclination added to thought picture, a degeneration. अब यहाँ एक इम्पोर्टेंट बात करते हैं कि नॉर्मल कोर्स में क्या है कि हम जो बैठे होते हैं या कुछ भी करते हैं तो ड्रिफ्ट हमेशा हमारे अंदर चालू रहती है। ड्रिफ्ट मतलब एक विचार के ऊपर दूसरा विचार, एक विषय को बदल के दूसरा विषय का विचार चालू हो जाता है, वो ड्रिफ्ट होता है। तो ड्रिफ्ट को यहाँ उन्होंने थोड़ा कंसीडर किया है। मतलब कि ड्रिफ्ट है वो अपने आप में जिस तरह चलती है वो उस तरह वो चलती है, तो कोई दिक्कत नहीं। पर जब ड्रिफ्ट के अंदर फिर कोई ड्रिफ्ट का जो विचार चल रहा है उसके अंदर फिर डिज़ायर चालू हो जाती है, डिज़ायर अंदर आ जाती है, तो फिर वो एक डिजनरेटिव एक क्रिया हो जाती है। मतलब कि एक जिसको कहते हैं कि अधपतन या भ्रष्ट, इस तरह के मतलब अशुद्ध रूप में फिर ये जो अंदर जो वर्जिन कैचिंग मटेरियल था वो फिर अभी डिजायर आई तो वो वर्जिन रूप उसका रहा नहीं है, वो डिजनरेट हो गया। तो ड्रिफ्ट के ऊपर हमें काम तो करना है। उन्होंने बताया कि ज़्यादा ड्रिफ्ट नहीं होनी चाहिए,
पर फिर भी ड्रिफ्ट नॉर्मल कोर्स में चलती है तो उसको चलने देना है। खाली ड्रिफ्ट में से कोई विचार ऐसा ना बन जाए कि जिसके अंदर इच्छा उत्पन्न हो जाए, क्योंकि विचार जो आएंगे तो विचार में से ही कोई ना कोई ड्रिफ्ट ड्रिफ्ट में से ही वहाँ कोई डिजायर पैदा हो जाएगी। तो ये खास ध्यान में रखना है, और विचार जो चल रहा है नॉर्मल कोर्स में उसके ऊपर खाली ध्यान देना है कि इस तरह के विचार आ रहा है, हमारा थोड़ा अंदर ऑब्जर्वेशन चालू रहना चाहिए, इतना जरूरी है। और दूसरी बात, यहाँ उन्होंने इंक्लिनेशन शब्द यूज किया है कि जब उसके अंदर रुचि उत्पन्न होती है, डिजायर आती है, तो डिजायर कब आती है? हमें कोई चीज के रुचि मतलब एक इंटरेस्ट। अब जैसे कि एक गाड़ी रास्ते पर से जा रही है और मेरा ध्यान आकर्षित होता है, उसके अंदर मुझे रुचि, एक इंक्लिनेशन अंदर आता है कि अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी गाड़ी है, क्या दाम की है। मेरे अंदर कोई ऐसे प्रश्न उत्पन्न होते हैं तो मेरे अंदर एक रुचि, इंक्लिनेशन उत्पन्न होती है, और इंक्लिनेशन होती है तो फिर इच्छा भी अंदर आ जाती है कि ये चीज़ मुझे मिल जाए तो कितना अच्छा है। तो इस तरह डिजायर का जन्म हमारे अंदर होता रहता है। पर जैसे डिजायर आई तो उसको वो इम्पोर्टेंट बात ये है कि उसको वो डिजनरेशन कहते हैं। ये एक बात खास ध्यान में रखनी है। It is immaterial whether this inclination is good, bad or indifferent, leading to good, bad or indifferent desire. तो इंक्लिनेशन जो होती है वो उसका ये अच्छी है या बुरी है या इनडिफरेंट है, मतलब उसका कोई पक्षपात बगैर की है, न्यूट्रल है, और उसके द्वारा जो अच्छी या इस तरह बुरी जो डिजायर बनती है तो उसका कोई मतलब नहीं है। मतलब कि एक बार इंक्लिनेशन अंदर आ गई और डिजायर बन गई तो फिर बात खत्म हो गई। फिर तो उसका एक कामना ने अंदर जन्म ले लिया, फिर वो आगे जाके उसी प्रकार के हमें एक्शन कराएगी, उसके लिए न जाने हमें क्या क्या, वो इच्छा को पूर्ण करने के लिए कितना सच झूठ हमें करना पड़ेगा। तो एक बार कामना जन्म ले लेती है तो फिर ये सारी प्रोसेस, सारी गड़बड़ी अंदर चालू हो जाती है। द पॉइंट इज, कैन वी कीप आउट दिस इंक्लिनेशन? There is another law that adds inclination automatically. So before inclination comes into existence, that is added automatically, there exists a natural relationship between the computerized organism and transcendence, that is self, and this is destroyed no sooner inclination comes in or is added to thought picture. यहाँ देखो एक इम्पोर्टेंट बात कही है और गंभीर बात भी कही है कि ये इंक्लिनेशन जैसे भी अंदर आती है, रुचि उत्पन्न होती है अंदर, हमारे अंदर, तो उसको पहली बात तो ये कि उसको दूर किस तरह रखा जाए, उसको हम कीप आउट कर सकते हैं। तो बात ये है कि जैसे ही ये इंक्लिनेशन अस्तित्व में आती है तो जो हमारा आत्मा का साथ का संबंध है, मतलब कि बॉडी ब्रेन सिस्टम और आत्मा का जो संबंध है वो वहाँ किसी तरह टूट जाता है। तो ये एक गंभीर बात है कि कोई भी प्रकार की इच्छा अंदर उत्पन्न होती है तो इच्छा के अंदर जैसे हम खींच जाते हैं तो आत्मा के साथ का जो जुड़ाव है, किसी भी प्रकार का, अभी कॉन्शियस जुड़ाव तो नहीं है पर फिर भी किसी प्रकार का भी जुड़ाव है, वो फिर वहाँ टूट जाता है, वो डिस्ट्रॉय हो जाता है। तो ये एक बात बहुत गंभीर है और इसके ऊपर से हम जानते हैं कि हमारे शास्त्रों के अंदर ये इच्छा से दूर रहने की बात या इच्छा के ऊपर बहुत सारी बातें बताई है, और गीता के अंदर भी बार बार ये बताया है। तो यही है कि भाई ये इच्छा उत्पन्न होती है तो इच्छा उत्पन्न होने के बाद में संसार पैदा होता है। हमारे अंदर का संसार जो है वो उसका बेस सिर्फ इच्छा है। मुझे इच्छा होती है ये करो वो करो, मुझे इच्छा होती है शादी करो तो फिर बच्चे होंगे तो फिर पूरा संसार। तो ये जो है एक इच्छा ऐसी चीज है कि ये पूरा संसार को निर्माण करती है। इसलिए और जब ऐसा होता है तो वो हमारे आत्म तत्व के साथ का जो संपर्क है वो भी फिर टूट जाता है। तो एक यहाँ गड़बड़ी है ये। अब सवाल ये होता है कि भाई इच्छा के बिना तो किस तरह जी सकता है आदमी?
और खास करके जो इच्छा ऐसी जो हमें ज़्यादा लग्जरी या इस प्रकार की जो हमारे अंदर इच्छा होती है कि बड़ी बड़ी चीज़ों का होना ये वगैरह, तो ऐसी चीज़ जो इच्छा से हम दूर रह सकते हैं, वो कोई ज़रूरी नहीं है। जो बेसिक जो हमारी नीड है इसकी हम इच्छा करते हैं और इसको अच्छा खाना, अच्छा रहना, ये सब हमारे लिए ज़रूरी है, तो इतनी हम इच्छा कर सकते हैं और इसका इतना एफर्ट भी कर सकते हैं, तो ये ठीक है। पर अगर इसमें कुछ भी ज़्यादा करेंगे तो फिर आत्मतत्व से हमारा जुड़ाव टूट जाएगा। तो ये बात खास बहुत बहुत ज़्यादा इच्छा न हो वो हमारे अंदर ध्यान में रखने की बात है। Once this inclination comes in, only the computerized organism can function. For self that is transcendent has no need of any inclination, good, bad or different. तो इच्छा करते हैं तो हम किसके लिए करते हैं? वो तो ये कंप्यूटराइज ऑर्गेनिज्म के लिए ही करते हैं। आत्मा को तो कोई इच्छा की जरूरत नहीं है, चाहे वो अच्छी से अच्छी इच्छा क्यों ना हो, आत्मा के लिए तो कोई काम का है ही नहीं। तो इच्छा हम शरीर के लिए करते हैं, शरीर मन के लिए, पर जब ये होता है तो फिर आत्मा तत्व के साथ में जो है उसका जुड़ाव में उसकी असर आती है, वो हमें ध्यान में रखना है। फिर इच्छा आई तो फिर अकेला कंप्यूटराइज ऑर्गेनिज्म ही काम करेगा, उसके अंदर आत्मा का कोई इन्वॉल्वमेंट या आत्मा का कोई गाइडेंस नहीं हो पाएगा। सो यू विल रियलाइज that there is no achieving or gaining of spirituality. We are actually structured in transcendence, but failing thus we live as computerized organism. तो ये तो बार बार कहते हैं कि हम तो आत्म तत्व ही है, तो वहाँ कुछ प्राप्त करने का है नहीं, न कुछ गंवाना है न प्राप्त करना है। अध्यात्म जिसको कहते हैं, लोग अध्यात्म के अंदर प्राप्त करने की बात करते हैं। तवरिया जी ने कभी प्राप्त करने की बात नहीं की। हाँ, उन्होंने शुद्धि की बात की है कि आत्म तत्व, और योग सूत्र भी शुद्धि की ही बात करता है कि भाई अंदर जो आत्म तत्व तो है उसको तो कोई प्राप्त करने का सवाल नहीं, पर आत्म तत्व और हमारे बीच में जो अशुद्धियों का जो ढेर है उसको हमें साफ करना है, ताकि आत्म तत्व का हम दर्शन कर सके, अनुभव कर सके। तो वो प्राप्त करने की बात तो है ही नहीं, ये बात यहाँ एकदम क्लियर करते हैं। आत्म तत्व का कोई स्पर्श नहीं है तो फिर हम सिर्फ बॉडी बन के ही रह जाएंगे, खाली शरीर से जीने वाली व्यक्ति। तो पशु पक्षी इसी तरह जीते हैं, क्योंकि उनके अंदर तो आत्मा होती नहीं है। पशु पक्षी के अंदर जैसे इच्छा उत्पन्न होती है, इच्छा को पूर्ति कर लेते हैं और फिर वहाँ उसका एक्शन समाप्त हो जाता है। पर इंसान अलग चीज़ है, तो फिर हमें थोड़ा इसके ऊपर ध्यान देना चाहिए कि भाई हम आत्मा तत्व के साथ जुड़े रह सकते हैं कि नहीं। नॉर्मली वी प्रीफर टू फंक्शन एज द कंप्यूटराइज्ड ऑर्गेनिज्म एंड नाउ वी हैव फॉर्म्ड ए हैबिट टू सो फंक्शन दैट द बेसिक फैक्ट दैट वी आर स्ट्रक्चर्ड इन ट्रांसेंडेंस seems strange or impossible, and we think it can best be a laborious achievement, which is far from truth. तो अभी तो हमें क्या है कि एक हम शरीर से ही जीते आए हैं और शरीर के साथ ही जीना का हम पसंद करते हैं और इसी तरह हम जीते रहते हैं। पर ये हम भूल जाते हैं कि हमारा जो हम ट्रांसेंडेंस के रूप में ही हमें हमारा स्ट्रक्चर है, या हम असल में ट्रांसेंडेंस या आत्म तत्व ही है, वो बात जो है वो हम भूल जाते हैं। और जब आत्म तत्व की बात आती है तो हमें कुछ अजीब सा एक स्ट्रेंज चीज़ या असंभव चीज़ जैसा लगता है, और उसको प्राप्त करने का भी असंभव या एक विचित्र चीज़ हमें लगती है। तो क्योंकि आत्म तत्व जो अंदर है उसका एक एक्सेप्टेंस मतलब कि अभी कम से कम बौद्धिक रूप में तो एक एक्सेप्टेंस आना चाहिए कि हाँ मेरे अंदर आत्म तत्व है या मैं खुद ही आत्म तत्व हूँ। तो इतना बौद्धिक एक्सेप्टेंस तो आना चाहिए। अगर ये भी नहीं आएगा तो फिर आत्मा के बारे में हम जो बात करेंगे तो एक स्ट्रेंज या एक विचित्र चीज़ हमें महसूस होगी।
और उसको प्राप्त करने का जो लेबर करना है, मेहनत है, वो तो और एक ये वो हो जाएगा कि भाई ये इसके लिए ये आत्मा क्या है, उसके लिए क्यों हम मेहनत करें। तो ये सब सच नहीं है, ये सब हमारे खाली ख्याल होते हैं। Some not understanding this basic fact prefer to kill consciously this later birth or addition of inclination, and so take up a life of asceticism, and their new inclinations are now pious. But such people do not realize that it matters not at all whether their inclination are now pious. हम यहाँ एक और आगे की बात करते हैं कि हमारे जो अध्यात्म में और धर्म के अंदर लोग क्या करते हैं कि भाई ऐसा सोचते हैं कि ये जीवन का हम अंत कर देंगे तो हमें मोक्ष मिल जाएगा। तो कॉन्शियसली कई लोग शरीर छोड़ने का प्रयत्न करते हैं, प्रयोग करते हैं और शरीर को छोड़ भी देते हैं तो मोक्ष के लिए। या फिर दूसरे ऐसे लोग होते हैं कि एक वैराग्य की रुचि अपने मन में लाते हैं कि ये संसार निकम्मा है, संसार में कुछ नहीं है, उसका त्याग कर देना चाहिए। तो इस प्रकार के भी लोग होते हैं कि संसार का फिर त्याग कर देते हैं और फिर निकल जाते हैं। और वो जो उनका त्याग होता है या उसकी जो इंक्लिनेशन, उनकी इच्छा होती है, उसको वो पायस समझते हैं कि हमने एक बहुत पवित्र काम किया है, एक पवित्र अंदर इच्छा उत्पन्न हुई, इसके लिए ये किया है। पर ये कोई भी इंक्लिनेशन कभी भी पवित्र हो नहीं सकती है। अंदर इच्छा जन्मी तो इच्छा ही है, वो कोई पवित्र या इसके लिए ऐसा हम कुछ कह नहीं सकते। और ये बहुत गलत है, अध्यात्म के अंदर ये बहुत गलत सोच है कि शरीर का अंत कर दे या फिर संसार का त्याग करके व्यक्ति निकल जाए और शरीर को कष्ट दे अध्यात्म के नाम पर, आत्मा की प्राप्ति के नाम पर। ये बिल्कुल गलत सोच है और ना समझी है। They have already slipped away from the virgin state of thought form or picture, and the relationship between the computerized organism and transcendence, that is self, is already broken, as we have noted earlier, and the profound state of soft-spoken moment has passed away, melted away. तो जब इस तरह की हम गलत चीज़ें करते हैं तो फिर ये होता है कि जो एक थॉट फॉर्म का जो एक वर्जिन जो अंदर चीज़ बनी है, जो उसके निर्विकार स्थिति होती है, विचार जब नए बनते हैं, उसकी जो एक वर्जिन स्थिति, निर्विकार स्थिति बनती है, तब वो आत्मा और कंप्यूटराइज ऑर्गेनिज्म के बीच में संबंध होता है। पर जब हम उसको हम ब्रेक कर देते हैं तो फिर मतलब कि जब कोई अंदर इच्छा उत्पन्न हुई या संसार त्याग किया या शरीर का अंत किया, तो इस प्रकार की इच्छा करते हैं तो फिर आत्मा और शरीर के बीच का संबंध जो है वो समाप्त हो जाता है। और ऐसा होता है तो सबसे बड़ा नुकसान ये होता है कि जो सॉफ्ट स्पोकन मोमेंट जिसको तावरे जी कहते हैं, मतलब कि आत्मा तत्व धीरे धीरे कुछ न कुछ हमें एक विस्परिंग करता रहता है, बताता रहता है। और जब हम ध्यान की गहराई में जाते हैं तो उसका ये विस्परिंग जो है या सॉफ्ट स्पोकन चीज़ जो है वो उसको हम महसूस कर सकते हैं, सुन सकते हैं। पर अगर हमने शरीर के ऊपर बलात्कार किया या शरीर का गलत ढंग से उपयोग किया तो ट्रांसेंडेंस के साथ हमारा संबंध टूट जाएगा और कभी भी हम ये सॉफ्ट स्पोकन मोमेंट का अनुभव नहीं कर पाएंगे, वो फिर दूर चली जाएगी, विलय इसका हो जाएगा। डू यू रिकॉल द एक्सरसाइज ऑफ फॉलिंग टू स्लीप कॉन्शियसली, एंड व्हेन यू आर एंगेज्ड थस you are likely to remain in the soft spoken moment. But here too you add inclination, perhaps unconsciously, some sort of achievement. This
defeats the purpose and you rather fall asleep and you are not aware when otherwise you would have experienced the soft spoken of transcendence. तो मैंने कहा इस तरह जब हम ध्यान की गहराई में या फिर कॉन्शियस स्लीप का जब हम प्रयोग करते हैं और कॉन्शियस स्लीप में बहुत गहराई में हम जब जाते हैं तो वहाँ सब विचार शांत हो जाते हैं, और जब विचार शांत हो जाता है तभी हम ये आत्मा के द्वारा जो सॉफ्ट स्पोकन जो बोला जाता है, सॉफ्टली जो बोला जाता है उसका हम अनुभव कर सकते हैं या उसको हम सुन सकते हैं। तो ये जिसका हम प्रयोग करना चाहिए हर व्यक्ति को, और ये अनुभव लेने की एक प्रयत्न करना चाहिए कि भाई मैक्सिमम बॉडी ब्रेन सिस्टम को रिलैक्स करके आराम में लाके जैसे कि निद्रा की स्थिति है इस तरह की स्थिति में आके फिर हमें कुछ अंदर सुनने का या कुछ गाइडेंस लेने का प्रयत्न करना चाहिए। पर एक बात ध्यान में रखनी है कि वहाँ कोई फिर एक इंक्लिनेशन आ जाना नहीं चाहिए कि कोई भी एक अंदर कुछ प्राप्त करने की कुछ अंदर एक आ जाता है कि ये चीज़ मैं इसलिए कर रहा हूँ, तो फिर वो चीज़ टूट जाती है इंक्लिनेशन के कारण। ये सॉफ्ट स्पोकन मोमेंट का हम अनुभव नहीं कर सकते, तो वहाँ वो पर्पस डिफीट हो जाता है, हेतु मर जाता है और फिर व्यक्ति निद्रा में चला जाता है, वो जागृत भी रह नहीं सकता है। तो ये एक हमारे लिए बहुत, जो लोग साधना में आगे बढ़ना चाहते हैं और अंदर से गाइडेंस चाहते हैं या आत्मा तत्व के साथ में संपर्क में आना चाहते हैं, इनको ये खास प्रयोग करना चाहिए। कॉन्शियस स्लीप में जाके आत्मा तत्व कुछ कह रहा है उसका अनुभव लेना चाहिए। There is news from America. Genes are the tiny elements in human cells. We are trying to identify how this normal gene undergoes the cancerous transformation. तो ये समय जब पेपर 1985 में लिखा था उस समय ये कोई नई संशोधन बाहर पड़ा होगा, आया होगा, उसमें वहाँ अमेरिका में इस तरह का संशोधन होता होगा। तो वो लोग कहते हैं कि हम जो है कि जीन्स के जो सूक्ष्म तत्व होते हैं अपने ह्यूमन सेल्स के अंदर, तो हमारा सेल्स होता है और इसका जो जीन्स होता है उसके जो टाइनी एलिमेंट सूक्ष्म तत्व होते हैं उसका वो लोग अभ्यास करते थे। और ख़ास करके क्योंकि तब कैंसर का बहुत फिर प्रचलित हो गया था, तो वो लोग ये देखना चाहते हैं कि एक नॉर्मल सेल होता है, एक हेल्दी सेल होता है, वो किस कारण एक कैंसरियस सेल हो जाता है, कैंसर वाला सेल कैसे बन जाता है, उसके अंदर कैंसर किस तरह आ जाता है। तो उसका संशोधन उस समय वो करते होंगे, वो ये न्यूज़ आया था। इसके ऊपर वो कहते हैं कि वी हैव नोटेड दैट ऑल मैटर हैज़ अवेयरनेस. Awareness means communication and intelligence of some sort, and so there are possibilities of ignorance and knowledge. These presuppose error possibilities. Error possibilities lead to some sort of suffering, but this error is not seen. Neither suffering due to such ignorance, retribution, etc. All such contaminated ideas be thrown away and the brain and mind be disinfected like pest control. तो ये यहाँ अवेयरनेस की बात करते हैं कि भाई उन्होंने अवेयरनेस की बात तो कई बार की है, और अवेयरनेस का मतलब होता है कि कम्युनिकेशन और किसी प्रकार का एक बुद्धिगम्य हमारा जो अभिगम होता है उसको हम अवेयरनेस कह सकते हैं। तो उसमें फिर भी उसमें एक इग्नोरेंस क्या एक अज्ञान की एक संभावना तो फिर भी बनती रहती है, और इस तरह हम इसको पूर्व धारणा कर सकते हैं, ये भूल की संभावना की, एरर पॉसिबिलिटीज। और एरर पॉसिबिलिटीज जो होती है, भूल की संभावना होती है,
वो एक प्रकार का सफरिंग क्रिएट करती है। पर ये जो होता है, मतलब कि यहाँ ये कहना चाहते हैं कि अज्ञान के कारण हम कुछ गलत हो जाता है तो उसको हम पाप नहीं कह सकते हैं। एक सफरिंग होता है, अज्ञान के कारण हमने गलती की तो कुछ सफरिंग हो गया, पर ऐसा नहीं है कि हमने कोई पाप कर दिया और पाप के कारण हमें ये दुख मिल रहा है। इस प्रकार का जो कंसेप्ट है वो हमारा इग्नोरेंस है, वो अज्ञान है, वो नहीं होना चाहिए। और इस प्रकार के जो प्रदूषित विचार है, कंटिमिनेटेड आइडियाज, उसको फेंक देना चाहिए और हमारा बुद्धि और मन को हमें एकदम क्लियर रखना चाहिए। जिस तरह हम पेस्ट कंट्रोल का उपयोग करके जंतु रहित बनाते हैं, इस तरह हमारे माइंड को क्लियर बनाना चाहिए। तो खास पॉइंट ये है कि भूल की संभावना हर व्यक्ति के अंदर, चाहे कोई कितना बड़ा हो, बुद्धिशाली हो, इवन अच्छा हो, अच्छा करने वाला हो, उससे भी कभी कभी ये भूल गलती हो जाती है। पर उसको हम ये ऐसा नहीं कह सकते कि भाई ये उसने पाप किया है या जानबूझकर इस तरह हुआ है। तो क्योंकि ये चीज़ का अध्यात्म में बहुत महत्व है। आप एक बार चीज़ को गलत रूप में ले लेते हैं और फिर गिल्ट के अंदर चले जाते हैं, तो गिल्ट के कारण बहुत नुकसान होता है। तो हमें कुछ भी गलत होता है तो भी उसको सही ढंग से हमें समझना पड़ता है। दिस वॉज द रिपोर्ट इन न्यूज़पेपर एंड द रिसर्च दैट इज बीइंग कंडक्टेड। तो इसके ऊपर कैंसर के ऊपर उस समय 85 में सब रिसर्च वगैरह चल रहा था। उसके बाद में तो बहुत अभी तो डेवलपमेंट हो गया है और उसकी काफ़ी नई नई मेडिसिन वगैरह सब कुछ आया है, तो अभी तो काफ़ी डेवलपमेंट हो गया। would it not be better if proper research and education is given to the subject of how normal thought picture becomes cancerous transformation of desire leading to action that are not becoming of a human being? तो यहाँ ये उन्होंने ये कैंसर के सेल की क्यों बात की? क्योंकि बात ये कहना चाहते हैं कि हमारे अंदर जो ब्रेन जो है हमारा, या हमारा थिंकिंग इंस्ट्रूमेंट है, वो अनएजुकेटेड है और अनएजुकेटेड होने के कारण हमारे अंदर इच्छा वगैरह उत्पन्न होती है और एक प्रकार का कैंसरियस ट्रांसफॉर्मेशन इच्छाओं के अंदर हमारा होता है। और इस प्रकार के फिर हम एक्शन को भी हम मतलब कि इस प्रकार की क्रिया करते हैं। तो ऐसा होना चाहिए कि हमारे अंदर जो ये री एजुकेशन की बात कर रहे हैं, तो री एजुकेशन इस तरह थिंकिंग इंस्ट्रूमेंट का होना चाहिए कि कोई गलत इच्छाएं उत्पन्न न हो और कैंसर जैसी इच्छाएं अंदर उत्पन्न न हो, या इस प्रकार के इसके कारण गलत कर्म हमारे से हो न सके। ये बात यहाँ हमें ध्यान में रखनी है। तो यहाँ ऊपर उन्होंने सेल कैंसर की बात की है, यहाँ हमारा अंदर जो इच्छाओं का जो कैंसर जन्म रहा है उसकी बात ये कर रहे हैं। दिस रिसर्च विल प्रिवेंट ऑल्सो ऑल एलिमेंट्स इंक्लूडिंग कैंसर, फॉर ऑल एलिमेंट्स आर द रिजल्ट ऑफ द डिजायर पुट इनटू एक्शन। तो ये जो बात यहाँ है, इम्पोर्टेंट बात ये है कि कोई भी कैंसर से लेके दुनिया के कोई भी रोग है, उसका मेन कारण तो यही है कि हमारा दिमाग बिगड़ा हुआ है। हमारे अंदर इच्छाएं, गलत इच्छाएं उत्पन्न होती रहती है और गलत इच्छाएं उत्पन्न होती रहती है तो गलत हम कर्म करते रहते हैं। तो इसीलिए अगर ये जो है हम इस तरह का कोई रिसर्च करें कि भाई ये हमारा थिंकिंग इंस्ट्रूमेंट को किस तरह री एजुकेट किया जाए, और वो अगर एक बार री एजुकेट होता है तो फिर दुनिया का कोई रोग भी जो है वो हमें, क्योंकि हम जानते हैं कि डिसीज जो होते हैं वो सब साइकोसोमेटिक डिसीज होते हैं, मतलब कि सब डिसीज का कुछ ना कुछ कारण मन के अंदर होता है। और कैंसर का तो सबसे बड़ा कारण यही होता है कि जो व्यक्ति का एकदम गलत थिंकिंग होता है या बहुत सप्रेशन होते हैं, जो इच्छाओं विचारों को बहुत दबाते रहते हैं,
इस तरह के लोगों के अंदर एक कैंसर के सेल्स डेवलप होते हैं। हालांकि साइंस ने इस पॉइंट के ऊपर ध्यान नहीं दिया है कि ये साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम ज़्यादा है। वो तो ऐसा ही मानते हैं कि कोई कारण सेल्स के अंदर सेल्स बिगड़ जाते हैं और कैंसरियस सेल्स हो जाता है, और फिर एक सेल्स कैंसर वाला सेल्स मरता है तो उसकी मेमोरी दूसरे सेल को दे जाता है, इसीलिए कैंसर क्योरेटिव नहीं है। इस तरह का कंसेप्ट पहले डेवलप हो गया था। पर अगर एक व्यक्ति योग करता है, अच्छी तरह जीता है, उसके अंदर कोई गलत इच्छाएं नहीं होती है, तो उसके सब सेल्स जो है बॉडी के करोड़ों अरबों सेल्स जो है वो हेल्दी रहेंगे, तो कोई सेल्स कैंसरियस होने की संभावना नहीं बनेगी। बेसिक जो हमें काम करना है वो यही है, री एजुकेशन फॉर थिंकिंग इंस्ट्रूमेंट। रिफर इंटेंसिटी चार्ट। तो यहाँ रुकते हैं। तो